राहुल गांधी पर खूब बवाल हो रहा है, खूब हंगामा मचा हुआ है। विदेश में बोल रहे हैं, देश में हंगामा हो रहा है और अब तो राहुल गांधी की मुलाकात पर हंगामा और बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन सी खबरें आपको 8 से 9 बजे के बीच दिखाने वाला हूं। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूंकि राहुल गांधी विदेश में हैं इसलिए पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज भी बात राहुल गांधी की ही करेंगे। फिर से बवाल हो गया है, फोटो आई है अमेरिका से जिसको लेकर सोशल मीडिया तक पर हंगामा होने लगा है। विस्तार से बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से हंगामा है बरपा, ये भी बताएंगे। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे, खुशखबरी है भाई, बधाई हो, सोयाबीन का एमएसपी बढ़ गया है। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की करेंगे। सड़क पर थे, सालों से परेशान थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, मांग पूरी हो गई है। विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर में आपको बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाऊंगा। दुर्ग में हमारे रिपोर्टर डूबे हुए गांव में पहुंचे हैं और हाँ, मध्य प्रदेश में लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, तस्वीर दिखाकर बात करूंगा। पांचवी खबर में फिर से आज बात नक्सलियों की करूंगा। आज नक्सलियों के स्कूल के बारे में बताऊंगा, कैसे छोटे छोटे बच्चों को नक्सली बनाने के लिए सालों से नक्सली प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ आज बता देंगे आप। छठवीं खबर बड़ी है, हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं को कौन दिखाता है? अपने जमीन के लिए, राशन कार्ड के लिए, आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकने वाले लोगों का दर्द कौन दिखाता है? विस्तार न्यूज दिखाएगा। और जाते जाते बात अनिल टुटेजा की करेंगे। अभी जेल में ही रहना पड़ेगा अनिल टुटेजा को। और अगर इतनी खबर दिखाने के बाद समय बचा तो रिसर्च बहुत दिन से नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि खबरें आ जाती हैं, वो भी दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। और पहली खबर, विदेश में राहुल बोल रहे हैं, देश में अमित शाह बोले हैं। देश में अमित शाह बोले, विदेश में राहुल बोल रहे हैं, देश में अमित शाह बोले हैं। और इसी अंदाज में बोले हैं जिस अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसी अंदाज में बोले। राहुल गांधी अमेरिका गए तो ऐसा बोला कि देश में हलचल मच गई। नेता, जनता सब राहुल गांधी के बयान का विरोध करने लगे। 2 दिन से लगातार दिखा रहा हूं, लेकिन अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि राहुल को देश विरोधी बातों की आदत हो गई। टेक्सास से लेकर वर्जीनिया तक राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए जिसको लेकर देश में हंगामा मच गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया, कोर्ट तक ले जाने की बात कह दी। सबसे पहले आप राहुल के विदेश में दिए वो बयान सुन लीजिए जिस पर देश में हंगामा मचा हुआ है। सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. China is dominating global production. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Huge problem in the education system is the ideological capture. So, most of our vice chancellors today are placed by the RSS. I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. बीजेपी पर बोला, नरेंद्र मोदी पर बोला, आरएसएस पर बोला, चुनाव आयोग पर बोला और हाँ, सिखों पर भी खूब बोला। बस इन्हीं बयानों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया है। राहुल गांधी एक एक कर बयान देते गए और बीजेपी के नेता विरोध करने लगे। देश में राहुल के बयान के बाद क्या माहौल है लगातार दिखा रहा हूं। आज फिर से दिखाऊंगा, फिर एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसको लेकर राहुल का अमेरिका दौरा फिर विवादों में आ गया है। पहले ये बयान सुन लीजिए जिसकी वजह से विवाद हो रहा है। सुनाइए। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है, वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में लगातार भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान को खराब करने में लगे हुए हैं।
वो शासन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पागल हुए घूम रहे हैं और वो विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। क्लियर शब्दों में गाया तो भारत को आप नीचे दिखा रहे हो वहाँ। कि भारत की छवि के बारे में या भारत के बारे में बात करना है तो पूरा पक्ष तो दीजिए। राहुल जी विदेश में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया? जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा। आए देश के गरीबों, तुम इस रेखा के ऊपर मत आना। वो एक विपक्ष के नेता लोकसभा के बन के बैठे हैं, वो देश के हित की बात नहीं कर रहे हैं, देश को दूसरे रास्ते पे भटका रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि उनकी सोच में कमी है, उनको अभी राजनीति का पूरा ज्ञान नहीं है। अपने ही देश की बुराई ये कहीं से उचित नहीं है। आप तो एलओपी भी हैं। अब राहुल गांधी जी का चरित्र हमको नहीं समझ में आता है। अरे घर के अंदर जितना लड़ाई लड़ना है लड़ो ना, कम से कम देश के बाहर जाकर तो देश का गुणगान करो। जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं। विदेशों में जाकर अपने देश की बदनामी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। राहुल गांधी कौन होते हैं इजाजत देने वाला? ये तो हमारी तरफ से गुरु महाराज की परमिशन है। उनको अगर वो ऐसे होते हैं, उनको पता होता है टर्बन क्या चीज़ होती है, उनको पता है। सिख इतिहास के बारे में नहीं पता उनको। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। ये जो पूरा रिएक्शन दिखा रहा था मैं आपको, ये 3 दिन जो हंगामा हुआ है, ये हर दिन का बयान था, जिसको मिलाकर आज ये थोड़ा बड़ा हो गया। पहले दिन भी आपने देखा होगा, दूसरे दिन भी आपने देखा होगा, और तीसरे दिन ने, पहले दूसरे तीसरे दिन किस किस ने क्या क्या कहा, जनता से लेकर नेता तक, उसको समेट कर आपको दिखा रहा था। ये तो विरोध राहुल के बयानों को लेकर था। राहुल गांधी ने अमेरिका से बड़ी बड़ी बातें की, जिस पर खूब हंगामा हुआ। आम जनता ने राहुल के बयान की निंदा की, सिख समुदाय ने राहुल गांधी का विरोध किया। लेकिन इस बीच राहुल का अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात अब विवादों में आ गया है। इल्हान उमर अक्सर भारत विरोधी अपने जहरीले बयानों से विवाद में रहती है। अब राहुल गांधी की यह तस्वीर भारत में नए विवाद की वजह बन गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल अमेरिका के कुछ सांसदों से वाशिंगटन में रायबर्न हाउस में मुलाकात की। इसी क्रम में राहुल ने इल्हान उमर से भी मुलाकात की। राहुल की फोटो जैसे ही भारत तक पहुंची, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, हंगामा हो गया। लोग राहुल गांधी को ट्रोल करने लगे, राहुल गांधी माफी मांगों की मांग करने लगे। देखिए लोगों के पोस्ट। राहुल के इस फोटो को कई बीजेपी नेताओं ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। अमित शाह ने लिखा है कि, क्या लिखा है देख लीजिए, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है, हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी पर अमित शाह ने करारा हमला बोला है, कह दिया है भाई देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी, अमित शाह कह रहे हैं। अब अमित शाह ने बोला है तो कांग्रेस भी गुस्से में आ गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कह दिया है, देश के गृह मंत्री सिर्फ ट्वीट करने के लिए नहीं है, एंटी नेशनल बात की है तो एक्शन लीजिए। एंटी नेशनल बात अगर की है राहुल गांधी ने तो एक्शन लीजिए, पवन खेड़ा कह रहे हैं। सुना दीजिए पवन खेड़ा को। बोलिए एक्शन लें। गृह मंत्री हैं, ट्वीट करने के लिए नहीं बैठाया उनको वहां देश ने। गृह मंत्री हैं, इन्हें लगता है एंटी नेशनल बात की है, एक्शन लेकर दिखाएं, चुनौती देते हैं हम। नंबर 2, आरक्षण के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकते हमारे में से कोई भी। हम इन्हें चुनौती देते हैं। हम तो कहते हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़नी चाहिए। हम अमित शाह को चुनौती देते हैं कि इसको की निंदा करें, कहें कि नहीं 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम इन्हें चुनौती देते हैं।
चलिए, गृह मंत्री ने ट्वीट किया, यानी एक्स पर पोस्ट किया तो आप गुस्सा हो गए, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो राहुल की फोटो दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, राहुल की फोटो पर निशाना साध रहे हैं। सुन लीजिए, सुना दीजिए भाई। देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये ऐलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती है, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती है, आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बवाल इतना बढ़ गया कि देश में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत तक हो गई। वकील विनीत जिंदल ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। भाई क्या कह रहे हैं वकील, सुन लीजिए, सुनाइए। मैंने आज एक शिकायत माननीय गृह मंत्री, एनआईए के डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी है, जिसमें मैंने ये आग्रह किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए, साथ साथ राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाए। अभी कल ही सुना रहा था, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी को कोर्ट तक ले जाएंगे। वैसे भी आपको बता दूं, राहुल गांधी अपने कई विवादित बयानों की वजह से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और पिछले साल का तो आपको याद ही होगा, सूरत में दिए मोदी सरनेम वाले बयान पर तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तक चली गई थी। कितना हंगामा हुआ था। अब जिस इल्हान उमर को लेकर इतना बवाल हुआ है, एक बार वो भी बता देता हूं कौन है इल्हान उमर। ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझा देता हूं। इल्हान उमर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कट्टर समर्थक मानी जाती है। भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है। भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर गई थी। पीओके में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। इल्हान ने अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया था। 2023 में पीएम मोदी के अमेरिकी संसद में संबोधन का बहिष्कार भी किया था। देख रहे हैं आप ग्राफिक्स के जरिए, आपने सब देख लिया, एक एक लाइन पढ़ ली, सब कुछ देख लिया। इल्हान उमर ने प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए पोस्ट लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को गले लगाया है और पत्रकारों, मानवाधिकार की पैरवी करने वालों को निशाना बनाया है। ये सब इल्हान उमर ने कहा है। इल्हान उमर ने इतना ही नहीं, इल्हान उमर कई बार विदेशी मंचों से भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। इल्हान भारत को अल्पसंख्यक विरोधी भी बता चुकी हैं। इल्हान उमर ने मोदी सरकार के खिलाफ ये पोस्ट 7 अप्रैल 2022 को किया था। इसमें इल्हान ने बाइडेन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि बाइडेन प्रशासन मानवाधिकार को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने से इतना बचता क्यों है। मोदी सरकार की आलोचना करवा रही थी। इल्हान भारत को लेकर इतना जहर बोलती हैं। एक बार तो इल्हान ने इतना तक कह दिया था कि भारत में मुस्लिम होना अपराध जैसा है। सुना दीजिए इल्हान के उस बयान को, जहरीले बयान को सुनाइए। So I ask you, and what will it take for us
to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India. ये लोग भारत की छवि को दुनिया में बिगाड़ने का काम करते हैं। इल्हान जैसे लोगों को भारत की दुनिया में आलोचना करते हैं। इल्हान जैसे ही लोग। अगर ऐसे लोगों से राहुल गांधी मिलेंगे तो बवाल तो होगा ही, और राजनीति भी खूब होगी। राहुल गांधी के बयान पर जनता क्या सोचती है? सीधे कहां चलना पड़ेगा? सीधे चलना पड़ेगा दिल्ली। और अमृत तिवारी मोबाइल में क्या देख रहे हैं? और इधर उधर मत झांकिए, टाइम हो गया सीधे मुद्दे की बात करने का। कहां इधर उधर फंसे हैं अमृत भाई? कहां परेशान हैं? बताइए कौन है आपके साथ? और क्या कह रही है दिल्ली की जनता, देश की जनता, इल्हान की मुलाकात के बाद, राहुल गांधी की फोटो आने के बाद? बताइए। सुन रहे हैं? सुन पा रहे हैं? बताइए बताइए बताइए। जी देखिए, मैं यहाँ पे दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं। राहुल गांधी के जो ताज़ा बयान विदेश में दिए गए हैं उसको लेकर के हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बच्चे ये बताओ, आप एक खुद सरदार हो, राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, उन्हें पगड़ी पहनने की, आपने कड़ा भी पहना है, पगड़ी पहनने इनकी इजाज़त नहीं है, गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त नहीं है। आपने बयान सुना, आप उस पर क्या कहेंगे? आप नहीं, गुरुद्वारे में तो हमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अब जो पंजाब में इनकी खुद की सरकार है, अभी जो क्या हो रहा था, अभी थोड़े टाइम की बात है, पंजाब में जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, ये कड़ा, इन पे पाबंदी लगाई जा रही है, पगड़ी पे, और पंजाबी बोलने में बैन लगाया जा रहा है, वो भी पंजाब में। कौन बैन लगा रहा है वहाँ पे? अरे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो वो भी हैं। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है अभी वहाँ विदेश में जाकर के, कई मामलों में कहा जा रहा है कि वो विदेशी ताकतों के साथ। अमृत भाई सवाल कम पूछिए, क्या कह रहे हैं वो? जल्दी जल्दी सबसे प्रतिक्रिया ले लीजिए। अमृत जी जल्दी ले लीजिए। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। जैसे वो बता रहे हैं कि पंजाब के इलाके में वो पगड़ी में, कड़े पे, सब कुछ उनके खिलाफ कर रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। मैं तो ये बहुत कह रहा हूँ कि पंजाब में होते हुए ही गलत चीज़ हो रही है, तो आगे देश में क्या होगा? आप क्या कहेंगे राहुल गांधी जो कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सभी को पता है कि राहुल गांधी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो चुका बंदा है, ठीक है। और मेंटली डिस्टर्ब जो होता है ना, पागल, दिवालिया और देशद्रोही को संविधान के अंदर ये मेंशन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में मेंशन है कि उसको कभी इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और दिवालिया और देशद्रोहियों को जो है। आप बताइए इधर सामने ये पंजाब में जो हो रहा है उसका ये बच्चा है, ये बताएगा ये पंजाब में कितने कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन गए हैं। वो छोड़िए, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं आप बताइए। राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं लगातार, कई सारे बयान दिए, न सिर्फ यही है, कई सारे बयान, उसको बताइए। बहुत बढ़िया दिए, वो सही दिए बयान। अब ये कह रही है मेंटल स्टॉप पे, कैसे हैं? देश के नेता हैं वो, उनको मेंटल स्टॉप कह रही है, बताओ। बीजेपी कह रही है कि भाई वो देश का नाम जो है बाहर जाकर के लगातार बदनाम कर रहे हैं। तो जब कुछ करोगे नहीं, बेरोजगारी इतनी है देश में, तो वो तो करेंगे ही बदनाम। जब बेरोजगारी इतनी है तो क्या से कुछ होगा? ठीक है अमृत जी, ये सीपी आप जहाँ खड़े हैं, ये आपस में लड़ने लगेंगे। चलिए ठीक है अमृत जी, शुक्रिया आपका, आपने ठीक प्रतिक्रिया सुनाई। और ये विस्तार न्यूज है, जो बातचीत होती है जनता के पास, सीधे हम पहुंचते हैं, संवाद करते हैं। चलिए देखेंगे आगे क्या होगा, अभी और बयान आएंगे या फिर सब कुछ थम जाएगा। लेकिन अगली खबर, सोयाबीन का एमएसपी बढ़ गया है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, एक ने बढ़ाया है, एक ने शुक्रिया किया है। सोयाबीन का एमएसपी बढ़ गया है, किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान ने रातों रात एक बड़ा फैसला ले लिया है। और सरकारें जब फैसला लेती है तो राजनीति तो अपने आप शुरू हो ही जाती है। लेकिन खबर आपसे जुड़ी हुई है और हमारे किसान भाइयों से जुड़ी है, इसलिए पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। चलिए खबर बताने की शुरुआत कर देता हूं। पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन बहुत चर्चा में है। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश को सोया स्टेट घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश सोया स्टेट है। भले ही केंद्र सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी को लेकर फैसला पूरे देश के लिए लिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए जान लीजिए सरकार ने क्या फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 292 रुपए बढ़ा दी।
यानी कि अब सोयाबीन की एमएसपी 4,892 रुपए हो गई है, जो कि अब तक 4,600 रुपए प्रति क्विंटल थी। एमएसपी क्या होती है और इसकी क्या अहमियत है, ये किसान भाई तो जानते ही होंगे, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते हैं और टीवी देख रहे हैं उनको बता दूं कि एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जिसका मतलब है कि सरकार किसान से फसल कम से कम इतने पैसे में तो खरीदेगी। मतलब 1,800 रुपया अगर सरकार ने तय कर दिया तो 1,800 रुपया से कम कोई भी चीज नहीं हो सकती है। समझ गया? इस फैसले के बाद सीएम मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे की बात करूंगा। सुनाइए। कोई मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का, उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता ना करें, सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पे किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में, तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पे सहमति दी। अच्छी बात है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार का धन्यवाद दिया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है और कृषि में भी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन की ही पैदावार करता है। ये हम नहीं, केंद्र सरकार कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है। केंद्र सरकार के हाल ही में जारी किए आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश अब महाराष्ट्र को पछाड़कर देश का सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करने वाला राज्य बन गया है। अभी तक महाराष्ट्र सोयाबीन उगाने के मामले में देश में नंबर 1 था और देश के टॉप 3 सोयाबीन उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और राजस्थान नंबर 3 पर है। यह तो रही पूरी खबर भाई साहब, लेकिन मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है। दरअसल सरकार ने भले ही 292 रुपए बढ़ाए हों, लेकिन किसानों की मांग थी कि इस बार एमएसपी 6,000 रुपए की जाए, यानी कि 1,400 रुपया बढ़ाए जाएं। किसान संगठनों ने इसको लेकर फिर से मांग शुरू कर दी है। ये भी सुन लीजिए। प्रदेश सरकार कम से कम इस पे जो समर्थन मूल्य है 4,892 रुपये, उसके ऊपर 1,200 रुपये बोनस दे प्रति क्विंटल। और केंद्र सरकार के लिए जो ज्ञापन है उस पर हमने लिखा है कि क्योंकि लागत की तुलना में सोयाबीन का समर्थन मूल्य बहुत कम है, इसलिए केंद्र सरकार 6,000 रुपये समर्थन मूल्य घोषित करे। केंद्रीय कृषि मंत्री जी कोई और आंकड़ा दे रहे हैं, राज्य सरकार कोई और आंकड़ा दे रही है, और उस पर से रात में जो एक आदेश राज्य सरकार का आया है उसमें वो कह रहे हैं कि केवल 40% पूरी उपज का वो खरीदेंगे, तो बाकी जो बची हुई हमारी 60% उपज है उसे क्या हम जानवरों को छोड़ दें खाने के लिए? ये जो कंफ्यूजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है, इसे किसानों के बीच में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और किसानों की वाजिब मांग सोयाबीन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाए, इसको पूरा करें। खैर, किसानों की मांग तो सरकार सुनेगी ही, ऐसी हमें उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस को सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। होगी भी क्यों? कांग्रेस विपक्ष में जो है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि सही एमएसपी न मिल पाने की वजह से किसान आत्महत्या ना करें तो क्या करें। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनाया जाए भाई, सुनाइए। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम एमएसपी पर खरीदेंगे सोयाबीन और यहाँ पर 3,3800 में बिकेगी। अरे 4,500, 4,000, 4400, 4200 सोयाबीन की लागत आती है पर क्विंटल और बिक्री 3800 में, तो कहीं किसान फांसी नहीं लगेगा तो कहीं करेंगे। अब कांग्रेस तो कांग्रेस है, ये सब बातें होंगी, लेकिन इस खबर का मध्य प्रदेश में क्या असर होगा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका कितना लाभ मिलेगा, क्या संदेश जाएगा? ये सब समझाने के लिए हमारे साथ कौन जुड़ रहा है भाई? दिखा दो स्क्रीन पर। तो चलिए समझते हैं, समझाते हैं। श्याम जी मुस्कुरा लीजिए, आप मुझे देखकर वैसे बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद आपसे सवाल कर लूंगा, बता दीजिए मायने क्या हैं। और शिवराज सिंह चौहान मामा गए तो मध्य प्रदेश से हैं और सोया स्टेट में पैसा बढ़ाया गया है, एमएसपी बढ़ गई है। मोहन यादव कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। क्या मायने हैं और क्या राजनीति होगी, सब कुछ समझा दीजिए श्याम जी।
देखिए, मामा और मोहन की तुकबंदी है और उस तुकबंदी का फ़ायदा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेगा, ये हमको समझ में आता है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसान न्याय यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही थी वो टाएं टाएं फिस हो गई है फिलहाल तो इसीलिए जो उनकी कहीं ना कहीं खुन्नस भी है विपक्ष को, कांग्रेस को, कि आखिर ये विकल्प क्यों ले आए और इतनी जल्दी क्यों ले आए। हालांकि ये सच बात है कि किसान मांग कर रहे थे कि 6,000 रुपये एमएसपी होना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत का जो है कहीं ना कहीं उचित मूल्य हमको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार इस दिशा में भी सोचेगी। क्यों सोचेगी? क्योंकि संघ का जो संगठन है भारतीय किसान संघ, वो सरकार से लगातार अंदर खाने बात कर रहा है और सरकार को इस बात पर आमादा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप 6,000 के आसपास आइए, बाकी किसानों की नाराजगी है वो हम दूर करेंगे। तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें। दूसरा महत्वपूर्ण ये बताना चाहेंगे, तकरीबन इस बार अनुमानित जो क्षेत्रफल है, यानी जितना उत्पादन होने वाला है, 70 लाख टन उत्पादन होने वाला है। इसीलिए तो नंबर 1 है। इस नंबर 1 स्टेट में किसानों का जो है अन्नदाता का फायदा हो, ये सभी की कोशिश होनी चाहिए और सरकार तो कोशिश कर ही रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये अंदर की खबर जो आप लेकर आते हैं और जो आंकड़ों के साथ बता देते हैं, तो जनता को समझने में श्याम जी बहुत आसानी होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। और आगे कौन सी खबर पता है? अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी हो गई हैं। देखिए, एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, सरकार अगर कोई काम अच्छा करती है उसको भी बताने में बड़ा मजा आता है। सड़क पर बैठ रहे हैं लोग, मांग कर रहे हैं, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। पहले दिन मुख्यमंत्री निवास में बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री आवास में बुलाया जाता है और दूसरे दिन मांगें पूरी हो जाती है। और मांग कितने सालों की है? कैंपेन चलाया जा रहा है एक्स पर। आज अच्छी खबर आई है मध्य प्रदेश से, अतिथि शिक्षकों की बात कर रहा हूं। बातचीत हो गई है, सरकार और अतिथि शिक्षकों के बीच सहमति बन गई है। अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन भी फिलहाल खत्म कर दिया है। राहत की खबर है, राहत की खबर है, राहत की खबर है। कल भोपाल की सड़कों पर करीब 8,000 अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि भारी बारिश के बीच भी शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहा। अतिथि शिक्षक हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। खुशखबरी आई है आज, रिपोर्ट दिखाइए। आप लोग अतिथि शिक्षक सब सुन लें, आपका मजमा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। आपकी हरकतें बार बार उल्टी होती जा रही है। देखिए, एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और अतिथि शिक्षक जो है मुख्यमंत्री कार्यालय घेरने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस जो है इनको रोकने की कोशिश कर रही है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, ये नारेबाजी लगातार कर रही है। देखिए, पिछले साल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का ऐलान किया था। उसी ऐलान को आधार बनाकर अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद आज अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से शिक्षकों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग ने नियमितीकरण को छोड़कर बाकी सभी मांगों को लगभग मान लिया है। कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी, विस्तार से समझना चाहते हैं? चलिए समझा देता हूं, ग्राफिक्स के जरिए बताइए भाई। अतिथि शिक्षकों का सेवा काल 10 महीने का होगा। बीच सत्र में किसी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा। स्कोर कार्ड में अनुभव के हर साल 10 अंक जोड़े जाएंगे और अधिकतम 15 सालों के लिए 150 अंक जुड़ेंगे। रिटायर्ड शिक्षकों की तरह ही अतिथि शिक्षकों का भी स्कोर कार्ड में अनुभव अंक जोड़ा जाएगा। साथ ही अतिथि शिक्षकों को चॉइस फीलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। 2023-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति में एक मौका दिया जाएगा। जनजाति का भी ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इतने विस्तार से कोई नहीं समझाएगा। सरकार इसी तरह समाधान के रास्ते पर बात करती रहे और समाधान करती रहे, यही अच्छी खबर है हमारे लिए भी, अतिथि शिक्षकों के लिए भी और हाँ, सरकार के लिए भी। धरने प्रदर्शन तो नहीं होंगे। चलिए भाई, अगली खबर क्या है? इतना पानी बरसा कि गांव टापू बन गया है। कल तस्वीर दिखाई थी, रिपोर्टर अंदर चला गया था। आज आसमान की नजरों से, ड्रोन की नजरों से तस्वीर दिखाएंगे। कल हमने कहा था कि अगर आप डूबेंगे तो विस्तार न्यूज का रिपोर्टर भी डूबेगा। कल रात को खबर आई, दुर्ग जिले में बाढ़ में कई लोग फंसे हुए हैं, कई गांव डूब गए हैं, लोग बेहाल हैं, लोग बेहाल हैं। फिर क्या?
फिर क्या, हमारे दो सहयोगी दिलीप शर्मा और अनमोल तिवारी खुद बाढ़ में फंसे लोगों का हाल जानने ग्राउंड जीरो पर उतर गए। हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा दुर्ग के चंगोरी गांव पहुंचे। बाढ़ में डूबे गांव की एक एक तस्वीर आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, और दुर्ग जिले के झेंझरी गांव में भी कई लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी खुद ग्राउंड पर पहुंच गए। गांव में क्या हाल है पहले रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद एक एक तस्वीर पर विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट अनमोल तिवारी और दिलीप शर्मा की। आज बाढ़ और बारिश की तबाही दिखाने मैं दुर्ग जिले के झेंझरी गांव में आ गया हूं। शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से शिवनाथ नदी के किनारे लगे गांव में बाढ़ आ गई है। ये क्या हो गया, अंदर पानी घुस गया ना पूरा। इसी गंदे पानी से जो है वो खाना बना रहे। कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। गांव के माध्यम से देखिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए सामान पैक करके लोग जो है बैग लेकर गांव से बाहर निकल रहे हैं। देखिए हम लोग नाव पर सवार हो गए हैं और पूरी एसडीआरएफ की जो टीम है वो नाव पर सवार है। हम लोग अब जो है धीरे धीरे गांव के अंदर जा रहे हैं। कितना खतरनाक होता है रेस्क्यू करना। ये 11,000 वोल्ट का तार था, बिजली का तार, जहां से अभी हम लोग गुजरे। इस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। सोचिए आप काम करने गए हों और अचानक बाढ़ आ जाए और आप घर ही न जा पाए। कहीं जाने का रास्ता नहीं है, सभी तरफ नाला है। लोग इशारा कर रहे हैं कि एक लोग दो लोग फंसे हुए हैं और अब जो है पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो गया है। अगर आप परेशानी में हैं तो ये तस्वीर कौन दिखाएगा, कौन दिखाएगा ये तस्वीर। यकीन मानिए ऐसी तस्वीर शायद ही किसी ने दिखाई हो। आपकी परेशानी को हम अपनी परेशानी मानते हैं और हमारे सहयोगी रिपोर्ट करते हैं ना, तो करते हैं ना सिर्फ खबर के लिए नहीं, आपके दर्द को महसूस करते हैं, परेशानी को समझते हैं। कल से दिखा रहा हूं, 2 महीने से लगातार कह रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत झेंझरी गांव से करते हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जब झेंझरी गांव पहुंचे तो गांव के बाहर भारी भीड़ थी। गांव के अंदर फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा था। बच्चे बूढ़े सब परेशान थे। सबसे पहले गांव के बाहर का हाल देख लीजिए, दिखाइए। रोज आपको बाढ़ और बारिश की तबाही दिखा रहा हूं। आज बाढ़ और बारिश की तबाही दिखाने मैं दुर्ग जिले के झेंझरी गांव में आ गया हूं। एसडीआरएफ की जो टीम है वो राहत बचाव कार्य के लिए इस गांव में आ चुकी है। पूरे गांव में बाढ़ है। पूरे गांव में बाढ़ है इसमें। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल ड्रेस में बच्चा खड़ा है लेकिन स्कूल नहीं गया है। पानी वाने का पीने का तकलीफ होते हैं। नदी के पानी से बना रहे खाना। इसी गंदे पानी से जो है वो खाना बना रहे हैं। गांव के बाहर का हाल दिखा दिया। अब हमारे सहयोगी एसडीआरएफ टीम के साथ खुद नाव पर सवार होकर गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने निकल पड़े। हम अक्सर खबर बताते हैं, टीम ने रेस्क्यू किया, इतने लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए, लेकिन ये रेस्क्यू कितना रिस्की होता है ये भी देख लीजिए, दिखाइए। गांव में बाढ़ आने से तबाही आ गई है और एसडीआरएफ की टीम जो है अब रेस्क्यू में जुट गई है। देखिए हम लोग नाव पर सवार हो गए हैं और पूरी एसडीआरएफ की जो टीम है वो नाव पर सवार है और हम लोग अब जो है धीरे धीरे गांव के अंदर जा रहे हैं। सर भी हैं हमारे साथ जो एसडीआरएफ टीम को लीड कर रहे हैं। सर हम लोग अंदर जा रहे हैं, क्या सूचना मिली थी सर? यहाँ पे कुछ बाढ़ी में फंसे होने के लोगों की सूचना मिली है। 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं और काफ़ी देर से फंसे हुए हैं और उनको मुर्गी फार्म वगैरह है और उनकी दिक्कत है कि मुर्गी उनकी बोलने की काफ़ी मर हो गई है। ये पूरा गांव का मंजर है। देखिए पूरा गांव किस तरीके से पूरा गांव जो है ये बाढ़ के सैलाब में डूब गया है। जहां भी आपको दिखेगा सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कितना खतरनाक होता है रेस्क्यू करना। ये 11,000 वोल्ट का तार था, बिजली का तार, जहां से अभी हम लोग गुजरे।
और इस 11,000 बिजली के वोल्ट के तार, जो 11,000 वोल्ट का बिजली का तार है, उसके नीचे से हम लोग गुजरे, हम लोग को रुकना पड़ा, डाउन होना पड़ा, और अब हम लोग देखिए आगे बढ़े हैं। इतना खतरनाक होता है रेस्क्यू करना, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। सोचिए, नीचे पानी ही पानी, ऊपर बिजली के तार, कितना रिस्क है भाई। इन तस्वीरों को कौन दिखाएगा? कितना मुश्किल होता है टीम का गांव तक पहुंचना, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। टीम रिस्क लेते हुए उस केले के बागान तक भी पहुंची जहां 8 से 10 लोग फंसे हुए थे, जहां मजदूर फंसे थे। वहां क्या हाल था, ये भी अनमोल तिवारी दिखा रहे हैं। दिखाइए। अंदर में अगर देखेंगे हम लोग तो केला का पेड़ है, और देखिए इसी के अंदर जो है मजदूर काम करने आए थे, और 8 से 10 मजदूर जो है इसके अंदर ही फंस गए हैं, जो एसडीआरएफ को लेकर के इस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। और हम लोग इसलिए यहाँ, देखिए हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि आपको ये दिखा सके कि जब बाढ़ आती है, जब बारिश आती है, तो किस तरीके की परेशानी होती है। सोचिए, आप काम करने गए हों और अचानक बाढ़ आ जाए और आप घर ही न जा पाए। ये वही लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब परिवार से आते हैं, काम करने आए थे, फार्म में, बाड़ी में काम करते थे, और ये अपने घर ही वापस नहीं लौट पाए। कब से फंसे थे दीदी आप लोग? आज रात से? हाँ, रात से। कल रात को, जब कल दोपहर को ये काम करने आई थी, लेकिन रात को पानी का अचानक जल स्तर बढ़ गया और ये तमाम लोग जो हैं यहीं पर फंस गए। ये केले के जो फार्म है यहीं पर फंस गए, यही है ना दीदी? हाँ हाँ। और अब जो है पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो गया है। जो लोग फंसे हुए थे उनको लाइफ जैकेट पहनाकर नाव में बैठा कर ले आया गया है। कितने परेशान हैं ये दिखा दिया, कैसे परेशान हैं ये दिखा दिया, निकालेंगे कैसे ये दिखा देंगे, निकल गए ये भी दिखा दिया। सोचिए शुरुआत कहां से की थी। पहले गांव के बाहर का हाल दिखाया, फिर एसडीआरएफ टीम के साथ हमारे सहयोगी खुद नाव पर सवार हो गए। रेस्क्यू कितना रिस्की होता है ये भी आपको विस्तार से दिखाया। फिर उस केले के बागान तक भी अनमोल पहुंचे जहां रात भर लोग फंसे रहे। इतने विस्तार से कौन दिखाएगा, इसीलिए कहता हूं, बाकी तो बहस करते ही हैं, ये विस्तार नहीं होती। चलिए अब दूसरी तस्वीर भी दुर्ग जिले की दिखा लेते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जेजरी के बाद अब आप ये चंगोरी गांव की तस्वीर भी देख लीजिए। देखिए इस गांव का भी बाढ़ ने क्या हाल कर दिया है। गांव ही पूरा तालाब बन गया है। लोग जान बचाने के लिए छत पर चढ़े हुए हैं। देखिए कैसे चंगोरी गांव में मंदिर की छत तक पानी पहुंच गया। मंदिर की छत तक, सोचिए इस गांव के अंदर तक पहुंचा है। विस्तार न्यूज का कैमरा, विस्तार न्यूज की टीम यहां भी पहुंची। दिखा दीजिए भाई, हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की रिपोर्ट दिखाई। दुर्ग के शिवनाथ नदी में बालोद और राजनांद गांव के 4 जलाशयों से 2,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। शिवनाथ नदी किनारे पूरी तरह से मंदिर डूब चुका है। कितना बड़ा ईंट भट्टा था, जो प्लांट लगे हुए हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। पूरा फसल डूब गया, पूरा बस्ती सब पूरा बाढ़ आ गए। पानी है बहुत, हालत बहुत गंभीर है, पानी बढ़ता जा रहा है। लोग देखिए कहाँ ऊपर चढ़ के छतों पर अपनी जान बचा रहे हैं। हर तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। सबसे ज्यादा बुरा हाल छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले का ही है भाई साहब, इसलिए विस्तार से दिखाना जरूरी था। आप दोनों को सलाम है। दिलीप, आपने भी लोगों का दर्द समझा और हम लोगों तक तस्वीर पहुंचाई। और अनमोल, आपकी तो एक एक तस्वीर में झेजरी गांव का दर्द छिपा था। और आपके सहयोगी किशोर गोस्वामी को भी सलाम है। गांव की ऐसी तस्वीर भेजी, नाव से, जमीन से, आसमान से, इस तरह से बाढ़ में फंसे लोगों का दर्द दिखाया। लोग क्या महसूस कर रहे हैं दुर्ग जिले में, इस रिपोर्ट को देखकर हर कोई महसूस कर लिया होगा जो भी विस्तार न्यूज देख रहा होगा। इतना सजीव, इतना जीवंत कौन दिखाएगा। दुर्ग के बाद रायपुर की तस्वीर देखिए। एसडीआरएफ के जवान हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जीत का संदेश है। लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दरअसल एनीकट का गेट खोलने गए कर्मचारी पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। कर्मचारियों का रेस्क्यू करने ये टीम गई थी। रायपुर में सफल रेस्क्यू के बाद कितनी खुश है टीम, देखिए। छत्तीसगढ़ के बाद अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर मेरे बगल में डाल दीजिए। शिवपुरी की तस्वीर देख लीजिए। लोग पानी में फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2-2 लोग दिखाई दे रहे होंगे।
दोनों गाड़ी की छत पर बैठे हैं। गांव वालों ने इन लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन इनकी लापरवाही बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। टेंट वाले हैं, एक कार्यक्रम में टेंट लगाने जा रहे थे, पुलिया के ऊपर पानी का बहाव तेज था, फिर भी नहीं माने, गाड़ी लेकर निकल पड़े। फिर क्या था, फंस गए। इसीलिए रोज कह रहा हूं, लापरवाही मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। मुरैना से भी ऐसी ही लापरवाही की तस्वीर आई है, देख लीजिए। यहाँ भी पानी के तेज बहाव के बीच लोग पुलिया पार कर रहे हैं। देखिए कैसे एक बुजुर्ग महिला तेज बहाव के चपेट में आ गई, चलते चलते तेज बहाव में गिर गई। गनीमत रही कि लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ लिया। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये सिर्फ एक जिले की तस्वीर नहीं है, मध्य प्रदेश में दमोह, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, हर जगह ऐसी ही लापरवाही दिख रही है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ पाएंगे। क्या कीमत है आपके जान की, बताइए। कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? अपनी पत्नी, बेटी, पति, बहन, भाई, माँ, पापा के बारे में सोचिए और फिर जाइए इतने तेज बहाव में। आप परेशान होंगे तब भी दिखाऊंगा, और हाँ, आप लापरवाही करेंगे तो रोज रोज दिखाऊंगा, हर दिन दिखाऊंगा, आपको एहसास कराऊंगा आप लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन आज इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। और भी खबर है। कौन सी खबर है? कौन सी खबर है? हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। ये किसी के लिए खबर नहीं है। देखिए, ये खबर जब मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने बताई, और इस खबर को हम मीटिंग में चर्चा कर रहे थे। हमने कहा ये खबर क्यों दिखाना, लोगों ने कहा ये खबर क्यों दिखाना। फिर एक राय बनी, बोले ना 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 ना, ये खबर बहुत बड़ी है, इसलिए लिखे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खबर। खबर क्या है पता है? कई सालों से सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पूरी खबर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई मामले सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए जान लीजिए। सरगुजा के सीतापुर इलाके का मामला है। एक परिवार की 2 पीढ़ियां लगातार सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, वो भी 45 सालों से। सोचिए, इतने लंबे समय से दौड़ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ, और सरकारी ऑफिस के चक्कर काटते काटते पिता की मृत्यु हो गई, जान चली। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य था, तभी 1978 में जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हाई कोर्ट ने जमीन को दुबराज के पिता के नाम करने का फैसला दिया था, लेकिन 45 साल बीत गए, फिर भी जमीन नहीं मिल पाई। पहले पिता और अब दुबराज लगातार अधिकारियों के पास फाइल लेकर दौड़े, लेकिन न्याय नहीं मिला। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं दुबराज, सुनाइए। कोर्ट का चक्कर लगाया, तहसील का चक्कर लगाया, कलेक्टर ऑफिस का चक्कर लगाया, लेकिन आज तक रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे को जनदर्शन में दोबारा आना पड़ रहा है कई वर्ष के बाद। 120 रुपये किराया करके आते हैं। और एस के राजू कलेक्टर ने बोले थे जज कि कहीं मत जाना बेटा, सीतापुर में आपका रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। मैं कौन स्थिति पर हूँ? मिट्टी का घर है, गिरने वाला है, हाथी भी तोड़ दिया था। उसमें शासन पैसा दिया, उस पैसा से मजदूरी करके मैं छत ढालने के लिए शासन मतलब कि प्रधानमंत्री आवास दिया, उस पैसा को भी नहीं डाल रहे हैं 25,000 डालने के बाद। टीआरपी नहीं मिलती इन खबरों से। इन खबरों को कोई बहुत कम देखना पसंद करता है, कम देखते हैं, क्योंकि लोग दर्द में हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लाचार हो चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ रहा है। हद है भाई, कोर्ट के फैसले का भी कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन रुकिए, अभी और मामले। तस्वीर देख लीजिए। इनका नाम थादेउस कुजूर है। थादेउस कुजूर जन्म से ही एक हाथ नहीं है, जिसके चलते रोजी रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसे में इन्होंने सरकारी पेंशन के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन इन्हें आज तक पेंशन नहीं मिल पाई। कई सालों से दिव्यांग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर पैदल ही कलेक्टर के पास पहुंच गए। क्या कह रहे हैं दिव्यांग कुजूर, सुन लीजिए। मैं जन्म से ही विकलांग हूँ। मैं हाथ में फिंगर नहीं आता है, कहीं पर भी जाते हैं बैंक सब वगैरह फिंगर मांगते हैं, तो उस कारण से कामों नहीं बनता है, और मेरा विकलांग का पेंशन भी नहीं मिलता है। इसलिए कुछ मेरा भरोसा है कि विकलांग का राशि कुछ मिल जाए तो कुछ अपना जीवन यापन कर सकूं। अब निगम में जाता हूं तो नहीं बनेगा बोलते हैं। कुजूर जन्म से दिव्यांग है, एक हाथ नहीं है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है भाई? लेकिन जिम्मेदार अधिकारी फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। दरिमा क्षेत्र के जयपुर से
भी एक मामला सामने आया। बच्चों की पढ़ाई के लिए निवास और जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी होता है, लेकिन पंचायत सचिव निवास और जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, जिसके चलते बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। परेशान होकर कलेक्टर के पास पहुंचे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए। कैसे पढ़वाऊंगा स्कूल मेरा नाती नातिन को? जब तक से हमारा सेटलमेंट नहीं है और जाति निवास नहीं बनेगा, स्कूल में मांग रहा है कि जाति निवास लाओ, रोक दिया जाता है। वो विवाद वाला मत बनाइए, इसको कहते हैं सचिव सरपंच को। बताइए, जिस उम्र में छोटे छोटे नाती पोतों के साथ खेलना चाहिए, उस उम्र में जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। इन मामलों को लेकर जिले के सीनियर अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। सुनाइए अधिकारी क्या कह रहे हैं। आज करीब जनदर्शन में 85 आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी को सुना गया। कुछ ऐसे आवेदन भी होते हैं जो आवेदन या तो तहसील में सीधा नहीं जाके सीधा यहाँ आवेदन आ जाते हैं, तहसील में आवेदन नहीं दे पाते, तो उसका निराकरण तो जिस स्तर से होना है उसी स्तर से ही होगा। चाहे जिस स्तर से भी हो संयुक्त कलेक्टर साहब, लेकिन इन समस्याओं को सुलझाइए। बहुत उम्मीद लेकर कोई आदमी किसी अधिकारी के पास जाता है, उसे लगता है कि उसकी समस्या को अधिकारी सुलझा देंगे, लेकिन जब यहाँ भी निराशा हाथ लगती है तो बुरा लगता है। ऐसी खबरें कोई नहीं दिखाता है, लेकिन ये विस्तार न्यूज़ है, हर मुद्दे को उठाएगा और दिखाएगा। आपको पता है क्यों नहीं दिखाता है? अरे रोज तो समस्या है भाई, रोज समस्या लेकर पहुंच जाते हैं, कौन दिखाएगा? इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि जब तहसील में, जनपद में, ग्राम पंचायत में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर वो मिल जाए तो लोग इस तरह से सालों से पैदल चक्कर ना लगाएं। जिस स्तर का होगा वो स्तर सुलझाएगा, वो स्तर भी ठीक होना चाहिए, वो स्तर भी दुरुस्त होना चाहिए। आम जनमानस, आम जनता अगर ऐसे परेशान होती रहेगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उनकी समस्या को प्राइम टाइम में विस्तार न्यूज़ दिखाएगा। चलिए अगली खबर क्या है? अगली खबर नक्सलियों के स्कूल के बारे में जानिए। बताइए, छोटे छोटे बच्चों को नक्सली, माओवादी अपने चपेट में ले रहे हैं। 8 साल की उम्र में एक बच्चा क्या करता है? भाई मेरा बेटा तो स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है। आपके बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे। ये उम्र ही होती है पढ़ने और खेलने की, लेकिन बस्तर में हालात अलग हैं। यहाँ नक्सली छोटे बच्चों के हाथों से खिलौने और किताब छीन उनके हाथों में हथियार पकड़ा देते हैं, और ऐसे बच्चों को नक्सली कहते हैं बाल संगम। सोचिए कितना खतरनाक है ये। आज सीधे मुद्दे की बात में नक्सलियों की इसी खतरनाक और घिनौनी करतूत के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त को बस्तर के बीजापुर जिले में 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन नक्सलियों की डिटेल्स दी, तो मेरे साथी संजय ठाकुर ने इस विज्ञप्ति से एक खास जानकारी ढूंढ ली। समर्पण करने वाले नक्सलियों में 8 लाख के नामी 3 खूंखार नक्सली भी शामिल थे, जो कि नक्सलियों की लड़ाकू बटालियन कंपनी नंबर 2 के सदस्य थे। इनमें एक था महेश तेलम, बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके का रहने वाला, नक्सलियों के कंपनी नंबर 2 का सदस्य था। 15 दिन पहले उसने जब सरेंडर किया तो उसकी उम्र मात्र 24 साल थी। महेश नक्सली संगठन में 2008 से सक्रिय था, यानी कि महेश की उम्र जब मात्र 8 साल की थी तभी नक्सलियों ने उसे अपने संगठन में शामिल कर लिया था। सोचिए, 8 साल की मासूम उम्र में नक्सलियों ने महेश के हाथ से खिलौने छीन हथियार पकड़ा दिए। कुछ ऐसी ही कहानी सामबती की भी है। 26 अगस्त को जब उसने समर्पण किया तो उसकी उम्र मात्र 23 साल थी। सामबती भी जंगलों में बड़े हथियार लेकर घूमती थी। सामबती जब सिर्फ 11 साल की थी तभी से नक्सल संगठन का हिस्सा है। ज्योति पुनेम भी मात्र 15 साल की उम्र में नक्सल संगठन से जुड़ गई थी। बस्तर में ऐसी हजारों कहानियां आपको मिल जाएंगी जहां छोटे बच्चों के हाथों में नक्सलियों ने हथियार थमा दिए। सोचिए, नक्सली क्या कर रहे हैं, इन मासूमों के साथ क्या कर रहे हैं। खैर, मेरे साथी बीजापुर गए, संजय बीजापुर गए और वहां एक बड़े नक्सली कमांडर से बात की। गोपी दादा ने 4 साल पहले ही आत्मसमर्पण किया था। गोपी दादा बता रहे हैं क्या होता है बाल संगम। सुना दीजिए, सुनाइए संजय ठाकुर, क्या बातचीत की। नक्सलियों द्वारा क्या करते बोलने से उनके संगठन को मजबूत कराने के लिए जो ग्राम लेवल का उनके छोटे छोटे मतलब 10 साल से 15 साल के बीच उम्र वाले जो बच्चे होते हैं, इनको मतलब छोटे से एक पौधा अपन लगवा के उसको बड़ा करना है तो उसको छोटे समय से ही देखभाल करना पड़ता है। इस तरीक़ा से जो नक्सल संगठन के विचारधारा को तो उनके दिल दिमाग तक आकर्षित करने के लिए उनको सब बाल संगठन में लगवा के तैयार करते हैं। मतलब उनको काम दिया जाता है कि संगठन के खिलाफ कोई गांव के मुखिया सरपंचों द्वारा कुछ बताएंगे तो चुपके से सुन के संगठन तक बात को पहुंचाया जाए।
नक्सलियों ने करीब 20 साल पहले सिर्फ बीजापुर जिले में ही 300 से अधिक स्कूल भवनों को तोड़ दिया था। सोचिए, बीजापुर के कई इलाकों में पूरी की पूरी एक पीढ़ी ने स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा है। अब सोचिए, पूरी की पूरी एक पीढ़ी स्कूल ही नहीं गई। बच्चे गा खा गा घा की जगह लाल आतंक का पाठ पढ़ते रहे। ऐसे इलाकों में अब तस्वीर कैसे बदल रही है, बता रहे हैं बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव। सुना दीजिए तस्वीर कैसे बदल रही है, सुनाइए जिले के कप्तान क्या कह रहे हैं। नक्सलियों का प्रॉपर जो इनका स्टाइल है रिक्रूट करने का, ये लगातार चलता आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अभी आपने देखा होगा नियत निलानार के तहत और बाकी स्कीम्स के तहत स्कूल्स खुल रहे हैं, लगभग 7,000 नए बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं, तो उससे ये होगा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल को देखेंगे और इस तरह के जो संगठन हैं, उनकी गतिविधियाँ हैं, उन पर नहीं जाएंगे। उनके पेरेंट्स थोड़ा समझेंगे और उनको रिक्रूट नहीं करेंगे। तो एक अच्छा मुहिम है, अच्छा अभियान है। बच्चे कलम ही पकड़े, बंदूक ना पकड़े, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अच्छी वजह है, अच्छा कारण बता रहे हैं। यही वजह है कि देश से नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है। और हाँ, पाताल से जब जब निकलेंगे नक्सली, आपको सब कुछ दिखाते और बताते रहेंगे। टाइम बहुत कम है और खबर एक और है। क्या है खबर भाई, बता दीजिए। अनिल टुटेजा को अभी जेल में रहना होगा, बाहर नहीं आएंगे, राहत नहीं मिलेगी। खबर क्या है पूरी जानना चाहते हैं, चलिए बता देता हूं। अनिल टुटेजा को अभी जेल में ही रहना होगा। सरकारी सिस्टम में अधिकारियों का बड़ा दबदबा होता है। सरकारी सिस्टम को कैसे चलाना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आसानी से कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आती। पर छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में कई अधिकारी फंस गए, जेल में हैं। इन्हीं में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा भी हैं। 5 महीने से जेल में बंद हैं। 10 सितंबर को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में इनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। मतलब अभी और जेल में रहना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, समझा देता हूं। साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकान में अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई। इससे सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में ईडी जांच कर रही है। इसके साथ राज्य की जांच एजेंसी ACB भी जांच कर रही है। और अनिल टुटेजा पर शराब घोटाले करने का आरोप है। टुटेजा को सिंडिकेट का प्रमुख हिस्सा माना गया है, इसलिए जमानत याचिका खारिज हो गई। कोर्ट में क्या बहस हुई है और क्यों नहीं मिली जमानत, इसको समझाने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। बताइए भाई, विशेषज्ञ हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमारे यहाँ के पन्ना प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं। कई तरह के प्रभार हैं, बताइए क्यों नहीं मिल रही जमानत और कहां पेच फंस गया? देखिए, वकील ने ये तर्क दिया कि ये जो शराब घोटाला है उसके मास्टरमाइंड है, जो सिंडिकेट बना था वो पूरा अनिल टुटेजा की देखरेख और उनके संरक्षण में चलता था। और अगर इनको जमानत दी जाती है तो इससे पूरी जांच प्रभावित होगी, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है। इसलिए उनको कोर्ट ने जमानत देने का फैसला नहीं लिया है। और देखिए, लगातार अनिल टुटेजा ये प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग कोर्ट में जा रहे हैं, जमानत की बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है, 2000 करोड़ का घोटाला है, इसलिए कोर्ट इस पूरे मामले पे इनको जमानत देने को तैयार नहीं हो पा रही है। जी अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। और अब टाइम हो गया कितना, 8:51। बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ इसमें सूर्यपाल दिखाना हो तो जल्दी से दिखा दो। अरे सोशल मीडिया भी दिखाना भाई। 8282824982 इस नंबर पर खबर भेजते रहिए। जो भेज रहे हैं आप दिखा रहे हैं। आज देख रहे थे आप कैसे कलेक्टर कार्यालय की खबर दिखा रहा था। जनता इसमें भेज रही है अपनी खबर कि ये समस्या, सोशल मीडिया भी डाल दिया। ठीक है, सूर्यपाल बहुत तेज है। ये है X, जिस पर आप ट्वीट करते हैं, हम संज्ञान लेते हैं। फेसबुक पे मिलियंस लोगों ने कमेंट किया है, देखा है और कहा है दिखाते रहिए ऐसी खबर। यूट्यूब पर आप लाखों लोग, मिलियंस लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जाइए वहां विस्तार न्यूज की इन्वेस्टिगेशन देखिए। सड़क पर, जमीन पर, पानी पर कैसे रिपोर्टर उतर रहा है विस्तार न्यूज का, ये सब देखिए। आपकी खबर दिखा रहा है इंस्टाग्राम पर। आप एक मिनट में सारी खबरें देख लेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश की